जी, आपके अपोजिशन में जो कैंडिडेट्स हैं, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो टीएस टोनी साहब को यहाँ से उतारा गया है मैदान में। टीएस टोनी साहब आरएसपुरा डीडीसी रहे, वहाँ पे काम किया। क्या यहाँ पे लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे? क्यों करेंगे? मैं जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन का कारपोरेटर रहा एक एरिया से, तो मैं जाके सुचेतगढ़ से लड़ूं या सुचेतगढ़ में जाऊं तो मुझे कौन जानेगा सुचेतगढ़ में, जब मैं क्या हूं सुचेतगढ़ में, क्या किया मैंने सुचेतगढ़ के लिए। इसी तरह मैं जो आपने कैंडिडेट का नाम लिया उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, आप गांधीनगर के लिए क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट मैदान में उतारा है विक्रम सिंह रंधावा जी, जिनको 1.5-2 साल पहले पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया था, जिन कारणों की वजह से उनको पार्टी से बाहर निकाला गया, एफआईआर तक दर्ज हुई। कितनी एफआईआर हुई? एक एफआईआर नहीं, कितनी एफआईआर हुई और क्यों? एक पर्टिकुलर बरादरी के खिलाफ, एक कम्युनिटी के खिलाफ अगर इस तरह का भाषण कोई भी कैंडिडेट हो करे तो उसको हक नहीं है लोगों के पास जाने का, उसको हक नहीं है वोट मांगने का। मैं भी एक मुस्लिम चेहरा हूँ, मुस्लिम आदमी हूँ। अगर मैं किसी कम्युनिटी, किसी बरादरी के खिलाफ, एक पर्टिकुलर बरादरी के खिलाफ इस तरह के लैंग्वेज यूज करूं तो मुझे हक नहीं है खड़े होने का, इलेक्शन में कंटेस्ट करने का। क्योंकि मुझे ये नहीं है मुझे अपनी बरादरी के वोट चाहिए, मुझे हर लोगों का, हर बहन भाई बुजुर्ग साथी, हर कम्युनिटी, हर हिंदू भाई, सरदार भाई, क्रिश्चियन भाई, मुस्लिम भाई का वोट सपोर्ट चाहिए। इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं, इसी को हमने जोड़ने की बात यही है। तो इस तरह के अब बातें इन्होंने करके कह के किस तरह मैंडेट का मैनेज करके ये आए हैं तो वो जनता जानती है। आज सुबह ही एक शॉकिंग खबर देखने को मिली। एक लीडिंग न्यूज़पेपर में जो है वो खबर आई कि कुछ एक जो उम्मीदवार थे, जो असेंबली इलेक्शंस के लिए चुनाव में उतरे थे, उनके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं, जिनमें सोबत अली चौधरी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से जो है, जिन्होंने 11 तारीख को अपना फॉर्म जो है वो जमा करवाया था, इनका भी नाम उस पेपर में था, जिस पेपर का नाम दैनिक जागरण है। और काफ़ी बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों में एक अफरा तफरी सी मच गई कि ऐसा क्या हो गया, जो फॉर्म था सोबत अली चौधरी का वो रिजेक्ट हो गया। इसमें कितनी सच्चाई है, इन्हीं से बात करेंगे हम। सोबत अली चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर यहाँ पे कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, डीपीएपी के सीनियर नेता हैं। बात करेंगे सर, क्या पूरा ये मामला है जो आज दैनिक जागरण में ये खबर छपी है, जिनमें बहुत सारे लोग हैं लेकिन आपका भी नाम उसमें आ रहा है? शुक्रिया पहले अरफाज जी। मैंने भी बस यही सुना, किसी से टेलीफोनिकली सुना कि ऐसा हुआ है, फिर हमने पता किया कि किसी पेपर में ये न्यूज़ छपी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये फॉर्म भरा था, 11 तारीख को हमने नॉमिनेशन फाइल की, उसी दिन सेम डे जहाँ हमने रिटर्निंग अफसर के पास गए, एसडीएम साहब के पास, तो एक मतलब अल्फ़ाबेट में क्या था, एक ही जगह बी डाली गई थी, तो वो वहीं ठीक हो सकती थी। लेकिन उन्होंने यह कहा कि ये पेज अगर करेक्शन करेंगे तो वो कटिंग नहीं करनी है, आप इसकी जगह दूसरी दे दीजिए, अभी दे दीजिए। बस हमने उसी वक्त दे दी, मतलब दूसरे दिन दे दी, सॉरी। तो कल 13 तारीख को स्क्रूटनी वगैरह में बुलाया गया था हर कैंडिडेट को, हर पार्टी के लोगों को। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ हर पार्टी के लोग हर बैठे हुए थे, कैंडिडेट जो बाहू कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं। तो वो एक फाइल मेरी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, दूसरी फाइल हमें वो कर दी। लेकिन इस तरह की ये चीप हरकत जो किसी ने की, मैं भी बड़ा हैरान हूँ, बड़ा मैं अफसोस भी हुआ मुझे। मतलब इस तरह की चीप हरकतें अगर ये किसी ने की है तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या ये लोग करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बुखलाहट के शिकार हैं। बुखलाहट इनको हो चुकी है कि जमीनी सतह पर जमीन हमसे खिसक चुकी है, इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हम बड़े पर उम्मीद है जिस तरह का लोग हमें साथ दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, हम आगे, हमें शुरुआत भी अच्छी हुई है और उम्मीद करते हैं ऊपर वाला हमें रिजल्ट भी अच्छा देगा। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ा दुख, बड़ा अफसोस हुआ मुझे और बड़ा शौक लगा कि ऐसा क्या हो गया, जबकि जो सारे सामने बैठे थे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने फिर एसडीएम साहब से पता किया कि ऐसे ऐसे बोलते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है, लेकिन हम भी इसकी करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने भाई बुजुर्ग साथियों से, खासकर बाहू कंस्टिट्यूंसी के मेरे जो वेल विशर हैं, मेरे वोटर हैं, मेरे सपोर्टर हैं, उनसे अपील भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, ऐसी अफवाहों में मत जाएं। ऐसा कुछ नहीं है।
मैं एक भाऊ कंस्टिट्यूंसी से कैंडिडेट हूँ और डीपीएपी की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। आपका प्यार, आपका साथ, आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और हम उसी सोच को लेकर आगे बढ़े हैं। तो सब आपसे ही इतना डर क्यों, आपका ही नाम क्यों? और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, टीएस टोनी साहब हैं, रंधावा जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, और भी कुछ कैंडिडेट्स हैं, किसी का नाम नहीं, लेकिन सोबत अली चौधरी का नाम मतलब पेपर में आना और ये दर्शाना कि फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। देखिए अरफाज जी, हम खोखले वादे नहीं करेंगे, ना खोखले वादे किए हैं। हम एजेंडे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम एजेंडे पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों के बेसिक पॉइंट लेकर आगे जा रहे हैं। हमने ये नहीं सोचा है कि हम किसी जात पात की बात करेंगे, हम दूसरे लोगों की तरह गलत नारे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पार्टियां हैं, जो ये पार्टियों के कैंडिडेट हैं, जिस तरह ये मैंडेटों का इनका चक्कर बना, मैंडेट लेकर आए, आपके सामने हुआ जो इनका कन्फ्लिक्ट पड़ा था, चाहे किसी भी पार्टी, चाहे बीजेपी का ले लीजिए, कांग्रेस का ले लीजिए। अगर ये कांग्रेस के कैंडिडेट इतने ही मजबूत थे, बीजेपी के कैंडिडेट इतने मजबूत थे, तो इनको चेंज करने की जरूरत भी नहीं थी। अब नए लोगों को इन्होंने यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया है, तो जिस तरह के ये नारे लोगों से वादे ये कर रहे हैं, तो लोग बाली भांति जानता है कि बीजेपी ने यहाँ बाहु कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या किया है। बाहु गांधीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ गांधीनगर नहीं है, वो एरिया वैली चराना से शुरू होता है, रत्ती सराड़ी बरमीनी चाटा में उसका खत्म होता है एरिया। ऐसे ऐसे एरिया गांधीनगर में है जहां आज तक लोगों के घरों में पानी नहीं है। ऐसे ऐसे गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में एरिया है जहां लोगों में रोड नहीं है। ऐसे भी एरिया है जहां अभी तक पोल नहीं है। तो ये वादे करते हैं गांधीनगर में बैठकर। ये गांधीनगर के जो कैंडिडेट दो थे, आज इन्हों की बुखलाहट की वजह से ये लोगों को गुमराही में ले जा रहे हैं। हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम भाईचारे की बात करेंगे। मैं एज ए कारपोरेटर 5 साल जहां रहा, मुझे पता है कि लोग क्या चाहते हैं। लोगों ने 5 साल एक आम आदमी, एक कारपोरेटर से क्या डिमांड की। पूरा एरिया आपको पता, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी मैक्सिमम म्युनिसिपलिटी एरिया है, कारपोरेशन का एरिया है। तो अगर एक बाढ़ की एक जैसी डिमांड होगी, तो मुझे लगता है दूसरे एरियो की भी डिमांड ऐसी होगी। एक बारिश आती है गांधीनगर एरिया में, ऐसे पॉश एरिया में जो बड़ी डेवलप कॉलोनी कहा जाता है, लोगों के घरों में पानी जाता है, लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। गवर्नमेंट की कोई उस तरह की पॉलिसी नहीं, गवर्नमेंट का कोई उस तरह का मुआवजा नहीं बनता। गरीब जाते हैं, तहसीलदार आते हैं, पटवारी आते हैं, रिपोर्ट डालते हैं, लेकिन उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, उनको कोई फैसिलिटेट नहीं करते, उनको कोई फैसिलिटी नहीं देते। इसलिए हम आज अगर इस काम में आए हैं, बाहु कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं, हम भाईचारे को मजबूत करेंगे, हम सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे, हम एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करेंगे, हम हेल्थ सेक्टर को मजबूत करेंगे। वो गुलाम नबी आजाद एक विजनरी लीडर, गुलाम नबी आजाद साहब एज ए 2.5 साल वो सीएम रहे, उन्होंने 2.5 साल में वो काम जो किए हैं, वो काम हम जनता के पास लेके जाएंगे, हम जनता के सामने रखेंगे, उनका नाम उनका काम बोलेगा। झूठ में सियासत नहीं चलती, झूठे लोगों के वादे खोखले लोगों के सामने आज जनता जनार्दन लोग सब जानते हैं। इसलिए हम उस सोच को आगे लेके जाएंगे। सुबह साहब, एक समय था जब कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए और वार्ड नंबर अगर हम 76 की बात करें तो 74 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लोग कैंडिडेट खड़े थे, कांग्रेस की तरफ से थे, बाकी पार्टीज के थे। तो आपने एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ से जो है भारी मतों से यहाँ से जीत जो है वो हासिल की थी। अब आप असेंबली चुनाव में जो है वो कैंडिडेट के रूप में खड़े हैं। क्या लगता है आपको, ये जो डर, खौफ और ये जो इस तरह की हरकतें जो की जा रही हैं, तो कहीं ये सीट भी तो नहीं आप लेने जा रहे हैं? देखिए, ये सीट मैं अपने ऐसा गरूर, ऐसा घमंड, तकब्बर में नहीं आऊंगा। तकब्बर ऊपर वाले को पसंद नहीं है, गरूर ऊपर वाले को पसंद नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं एक अच्छी शुरुआत हुई है, इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। एज ए कारपोरेटर जब इंडिपेंडेंट में आया था, जहां म्यूनिसिपलिटी में, इस वार्ड में खासकर, तो कांग्रेस के लोगों को भी लोगों ने निकारा था, बीजेपी के लोगों को भी निकारा था, दूसरी पार्टी जो कंटेस्ट करी उनको भी निकारा था। एक कैंडिडेट को अगर वहां से चुना गया, गुलाम नबी आजाद साहब ने उसी कैंडिडेट को अगर मैंडेट दिया है, तो मैं आजाद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं आपके जरिए। एक अदने से वर्कर को अगर यहाँ से कैंडिडेट बनाया है, कहने का मतलब ये है सही मैंडेट पार्टियां मैंडेट देती है, सही मैंडेट पब्लिक के पास है। जनता जनार्दन है जिसके पास जनता का मैंडेट है, पार्टी वो बड़ी है, कैंडिडेट वो बड़ा है। बाकी के ये नहीं कहना कि किसी पार्टी का मैंडेट लेकर आ गया तो वो पार्टी बड़ी होगी या वो कैंडिडेट बड़ा हो गया। माना वो उन्होंने ज्यादा बार्गेनिंग की होगी, उन्होंने बड़ी पार्टियों की मैंडेट ले लिए,
लेकिन सही मैंडेट लोगों के पास है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग इनसे थक चुके हैं, लोग इनके इनके खोखले बातों से बिल्कुल मतलब इस तरह के खोखले बातों में नहीं जाएंगे। लोग सच पे चलेंगे, लोग सच का साथ देंगे, जो बात एजेंडे की करे, जो बात डेवलपमेंट की करे, जो बात भाईचारे की करे, जो बात जोड़ने की करे, ना कि तोड़ने की करे। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, यूथ हमारा पढ़ा लिखा यूथ, कोई ओवर एज हो गया है, कोई डिप्रेशन में चला गया है, कोई मतलब ड्रग्स में मुब्तला हो गया है। एजुकेशन सेक्टर के लिए काम करेंगे, हेल्थ सेक्टर के लिए काम करेंगे, गुलाम नबी आजाद साहब का नाम लेकर जाएंगे। वो 2.5 साल का एज ए सीएम वो रहे, जब वो उनका गोल्डन पीरियड रहा है, वो उनका गोल्डन पीरियड। आज भी लोग जम्मू कश्मीर की याद करते हैं, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। हमने तो वहां तक सोच लिया कि गुलाम नबी आजाद साहब को इस बार जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाना है। लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अगर इस मुसीबत, इस दलदल से कोई निकाल सकता है, तो वाहिद एक लीडर है, वाहिद एक शख्स है, जिसका नाम गुलाम नबी आजाद साहब है। बाकी खोखले बातें कोई भी सुनेगा और लोग सब जानते हैं। इसलिए मैं भी आप लोगों के जरिए, आपके जरिए ये अपील करना चाहता हूं कि लोग गुमराही में मत जाइए। लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोलेंगे, जैसे जैसे नजदीक इलेक्शन आएगी, आ ही चुकी है, अभी इनके पास टिटबिट चल रहे हैं। मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा था कि जब पार्लियामेंट में इलेक्शन आई थी, जो स्मार्ट मीटर के मोटे मोटे बिल लोगों के आते थे, 5,000 10,000 गरीब लोगों को, वो पार्लियामेंट इलेक्शन में कम कर दिए इन्होंने। 4,000 2,000 3,000 और जहां तक के बंद भी कर दिए, 1-1 2-2 महीने। इस वक्त भी ये कर रहे हैं। बिल जो मोटे आते थे वो छोटे कर दिए हैं, जो छोटे आते थे बंद कर दिए हैं। तो इस तरह के ये हथकंडे अपनाएंगे, लोग सब जानते हैं। आप प्रॉपर्टी टैक्स का ले लीजिए, जो पूरा कारपोरेशन के एरिया में जो इन्होंने वो पीली पट्टी लगाई है, उस पीली को आप देखेंगे लाल होते, वो खतरे की घंटी लोगों के सर पे वो लटक रही है। वो बाज़ा तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग थक चुके हैं, लोग बदलाव चाहते हैं जनाब, सीधी बात है। जो भी लोग हैं ये बदलाव चाहते हैं। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के हम एजेंडे की बात करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, और लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग आगे आएं ताकि वोट। बाकी पार्टियां अपने अपने तरीके से काम कर रही है, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमें लोगों का प्यार, हमें साथ मिल रहा है, मुझे पूरी यकीन से कहता हूं कि इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। सुब्रत जी, आपके अपोजिशन में जो कैंडिडेट्स हैं, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो टी.एस. टोनी साहब को यहाँ से उतारा गया है मैदान में। टी.एस. टोनी साहब आरएसपुरा डीडीसी रहे, वहां पे काम किया। क्या यहाँ पे लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे? क्यों करेंगे? ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता, कोई डेमोक्रेसी है, कोई भी कहीं से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। मैं जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन का कारपोरेटर रहा एक एरिया से, तो मैं जाके सुचेतगढ़ से लड़ूं या सुचेतगढ़ में जाऊं तो मुझे कौन जानेगा सुचेतगढ़ में, जब मैं क्या हूं सुचेतगढ़ में, क्या किया मैंने सुचेतगढ़ के लिए। इसी तरह मैं जो आपने कैंडिडेट का नाम लिया, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप गांधीनगर के लिए क्या किया? गांधीनगर में जो लीडर आपके रहे, जो मंत्री रहे, जो एमएलए रहे, वो तो भाग गए, वो तो छोड़ गए, तो आपको फंसा गए। जब फंसाए हैं तो आप देखेंगे, आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। बाकी लोग इस तरह के काम देख चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह ये कैंडिडेट आए हैं पैराशूट से, जो दोनों कैंडिडेट बीजेपी भी और कांग्रेस भी, ये पैराशूट से कैंडिडेट उतारे गए हैं। जो पैराशूट से कैंडिडेट उतारे गए हैं, ये लोगों में आज जा तो रहे हैं, नारे बड़े बड़े दे रहे हैं, जोर जोर से भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन लोग इनको जानते हैं, लोग इनका सब कुछ देख चुके हैं। इस तरह का इन्होंने गांधीनगर बाहु कंस्टिट्यूंसी के लिए कुछ भी नहीं किया। इस तरह ये लोग बदलाव चाहते हैं, लोग सच के साथ चलेंगे, लोग हक के साथ चलेंगे, लोग वो चलेंगे। वो आज ट्रैक्टर ट्राली वाला जो परेशान है, उसकी भी आवाज कहीं ना कहीं हमने उठानी है और उठाई है, उठाते रहेंगे। लेकिन जिस तरह के ये बातें पिछली बार इन्होंने की, जो कैंडिडेट आए हैं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है जो कि ये कर सकते हैं। मैं आपके जरिए यही कहना चाहता हूं कि जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मिल रहे हैं, उनसे भी अपील करता हूं कि गलत नारों में, गलत बातों में ना जाइए। हाँ, सच के साथ, हक के साथ हम भी चलेंगे। आप लोगों ने भी देख सुन के वोट कीजिए। साहब, भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट मैदान में उतारा है विक्रम सिंह रंधावा जी, जिनको 1.5-2 साल पहले पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया था, क्या इमेज लेकर के वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, या लोगों से वोट जो है वो मांग रहे हैं, या लोग क्या उनको वोट करेंगे? देखिए,
उनका जो काम करने का तरीका था। वो जो कारण थे, जिन कारणों की वजह से उनको पार्टी से बाहर निकाला गया, एफआईआर तक दर्ज हुई। कितनी एफआईआर हुई? एक एफआईआर नहीं, कितनी एफआईआर हुई? और क्यों? एक पर्टिकुलर बरादरी के खिलाफ, एक कम्युनिटी के खिलाफ अगर इस तरह का भाषण कोई भी कैंडिडेट हो करे तो उसको हक नहीं है लोगों के पास जाने का, उसको हक नहीं है वोट मांगने का। मैं भी एक मुस्लिम चेहरा हूँ, मुस्लिम आदमी हूँ। अगर मैं किसी कम्युनिटी, किसी बरादरी के खिलाफ, एक पर्टिकुलर बरादरी के खिलाफ इस तरह के लैंग्वेज यूज करूं तो मुझे हक नहीं है खड़े होने का, इलेक्शन में कंटेस्ट करने का। क्योंकि मुझे ये नहीं, मुझे अपनी बरादरी के वोट चाहिए, मुझे हर लोगों का, हर बहन भाई बुजुर्ग साथी, हर कम्युनिटी, हर हिंदू भाई, सरदार भाई, क्रिश्चियन भाई, मुस्लिम भाई का वोट सपोर्ट चाहिए। इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं, इसी को हमने जोड़ने की बात यही है। तो इस तरह के अब बातें इन्होंने करके, कह के, किस तरह मैंडेट का मैनेज करके ये आए हैं, तो वो जनता जानती है, वो लोग देखेंगे। मैं आपके जरिए क्या बोल सकता हूँ? मैं तो यही बोल सकता हूँ कैसे किया है मैनेज आपके सामने है। आपने उधमपुर में भी देख लिया, आपने शंभ में भी देख लिया, आपने जम्मू में भी देख लिया, चिनैनी में भी देख लिया, किस तरह इनका कन्फ्लिक्ट पड़ा है मैंडेटों का। जो ज्यादा अब क्या करेगा, उनको मैंडेट मिल गए। ये कहाँ पैराशूट से क्या किया, वो हम उस पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने मैंडेट लिया है, अब जनता देखेगी कि उनको क्या करना है, कैसे वोट करना है, कैसे उनकी सपोर्ट करनी हो। क्योंकि एक बरादरी से कोई लीडर नहीं बनता, लोगों के हमने दिल जीतने हैं। हमें ये नहीं है कि हमने असेंबली में जाना है या एमएलए बनना है। एमएलए तो जनता बनाती है, मैंडेट पार्टी देती है, लेकिन सही मैंडेट पब्लिक के पास है, सही मैंडेट लोगों के पास है, सही मैंडेट उन लोगों के पास है जो सेकुलरिज्म को बढ़ावा देते हैं। हमें बहुत सा प्यार मिल रहा है और मैं बड़ा फख्र से कहता हूं आपके जरिए कि मुझे खासकर हिंदू बरादरी से बहुत प्यार मिल रहा है, सरदार बरादरी से बहुत प्यार मिल रहा है, क्रिश्चियन बरादरी से बहुत प्यार मिल रहा है, मुस्लिम बरादरी से तो मिल ही रहा है। क्योंकि मैं एज ए कारपोरेटर जब रहा था तो मुझे जिताने वाले यही लोग थे। आज बड़ा मुझे फख्र महसूस होता है कि मैं वाकया, अगर मुझे प्यार करते हैं तो मैं फख्र महसूस करता हूँ कि वाकया में हम इस चीज को हक पे चलेंगे, सच पे चलेंगे और सच्चाई की राह को नहीं छोड़ेंगे। हम एजेंडे से दाएं बाएं नहीं जाएंगे। हम हमेशा एक ही बेसिक जो लोगों की नीड है, बेसिक जो लोगों के पॉइंट है, बेसिक लोग क्या चाहते हैं, उनकी नीड, उनकी नफ्स क्या है, उस पर हम आगे जाएंगे, उसी को आगे बढ़ावा देंगे। इसलिए मैं आपके जरिए, जो मेरे भाई बहन बुजुर्ग साथी मुझे प्यार दे रहे हैं, देख रहे हैं, मिल रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि इन पार्टियों के लीडरों से डरो, बचो, इनके खोखले वादों से डरो, बचो इनसे। रैलियां ये बड़ी बड़ी कर सकते हैं, भाषण बड़े बड़े कर सकते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ नहीं कर सकते। आपने जब भी देखा, कभी कभी लैंड वैक्शन का ऑर्डर हुआ, ऐसी ऐसी कॉलोनियां रेगुलाइज होगी, लेकिन कुछ कॉलोनियों को रेगुलाइज क्यों नहीं किया? मैं कांग्रेस की बात करूंगा, कांग्रेस के जहां मंत्री रहे, मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, आज भी लोगों ने 2-2 करोड़ की कोठी बनाई है, लेकर रात को डरते हैं कि यार हमारी लैंड जो टाइटल है वो क्लियर नहीं है, ये हम पता नहीं क्या, हमारे नक्शे पास नहीं है, क्या करेंगे। लेकिन इनको पूछेंगे लोग, भाई आपने क्यों नहीं रेगुलाइज करवाई? जब ये 44 कुछ कॉलोनियां रेगुलाइज होगी तो हमारी एरिया क्यों नहीं रेगुलाइज हुआ? भी कोई खबर जो है वो चल रही थी कि कविंदर गुप्ता जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, जब भी उनकी सरकार बनती है तो बुलडोजर जो है जम्मू कश्मीर में चलेगा। हाँ, देखे, जैसे सोच देखिए इनकी, क्यों वोट डालेंगे लोग? कौन लोग चाहते हैं कि भाई इनको वोट भी दो और अपने मकान भी तड़ाओ? कौन लोग चाहते हैं? कोई हमारा हिंदू भाई नहीं चाहता कि किसी का आशियाना उड़े, कोई हमारा मुस्लिम भाई नहीं चाहता कि किसी का आशियाना उड़े, कोई हमारा सरदार भाई, क्रिश्चियन भाई नहीं चाहता कि किसी गरीब का मकान दुकान तोड़ा जाए। ठीक है, किसी ने गलत किया है, 50-100 कनाल किसी ने ग्रैब की है, लैंड रिकवर की है, तो उस पर कार्रवाई जो होती है वो गवर्नमेंट करे। एक 5 मरले 2 मरले किसी ने मकान खरीद के अगर किसी ने बनाया है तो उस तरह का ये ऑर्डर निकालेंगे। पॉलिसी बनाइए आप। मैंने पहले भी हमने कारपोरेशन में रह के भी ये हाईलाइट किया मसला। जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन में रहकर हमने एज ए गवर्नर को मेमोरेंडम दिया था कि मेरे एरिया में, जिस एरिया से मैं चुन के आया था, उस एरिया में मैक्सिमम टाइटल जो क्लियर नहीं है, चाहे फॉरेस्ट है या सरकार है, स्टेट लैंड है। अगर स्टेट लैंड है तो लोग बसे हैं, कोई अफगानी नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई डोडा से आया होगा बेचारा, कोई कश्मीर से आया होगा, कोई पुंछ रजौरी से आया होगा, कोई कठुआ से, सांबा से आगे 5 मरले लेके उन्होंने खरीदी हुई है, अपने लोगों से खरीद के मकान दुकान बनाई है। अगर बनाई है तो आपको एक सर्कुलर निकालिए कोई
जेन्युइन कोई फीस निकालिए, रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, आप रेवेन्यू से ले लीजिए, लोगों को फैसिलिटेट मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगी, वो रेगुलाइज कीजिए। मैंने गवर्नर साहब से 2 बार मिले, 2 बार मेमोरेंडम दिया, उस पर उन्होंने कुछ काम नहीं किया। लेकिन मैं आपको जरिए कहना चाहता हूँ, ये हम बेसिक पॉइंट करेंगे। मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, आज मुझे बठिंडी के लोग, सुजमा के लोग याद करते हैं। अगर मुझे आप मौका दिया, आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों का साथ मिला, तो 1500 का टैंकर नहीं आपके घरों में आएगा। आज लोग पानी के लिए तरसते हैं, इधर पानी नहीं है कोई लोगों के घर टैंकरों से गुजारा करना पड़ रहा है। कौन सी डेवलपमेंट। और गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, गांधीनगर में 10-10 दिन बाद लोगों के घरों में पानी आए, तो कौन सी गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है? गांधीनगर सिर्फ 1-2 वार्ड नहीं है, गांधीनगर में 1,20,000 पीपल वोट हैं और पॉपुलेशन है 7.5 लाख पॉपुलेशन है इस गांधीनगर बहु कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमने पूरा सर्वे किया हुआ है। अगर ऐसे एरिया में सैनिक कॉलोनी देख लीजिए, 10 लाख 15 लाख का प्लाट जरूर है, पानी 4 दिन बाद आता है। प्लाट उसका बेचारे का, मकान उसका तो करोड़ बनाया होगा, जब भी बारिश आती है उसके अंदर पानी चला जाता है। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी ये नहीं है, स्मार्ट सिटी है लोगों को फैसिलिटेट देना, फैसिलिटी देना। गवर्नमेंट का काम है लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों को फैसिलिटी देना। अगर मुझे मौका मिला, खासकर किस एरिया में, पहला मैं पानी स्मार्ट मीटर जो ये इन्होंने लगाए हैं और जो ये प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, जो अभी पीली पट्टी है, ये लाल होने वाली है इलेक्शन के बाद, ये लटक रही है तलवार लोगों पर कि लोगों को कैसे लोगों की जेबों से डाके मार के बटोरा जाए। इसलिए हम बेसिक पॉइंट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और सच्चाई को आगे बढ़ाएंगे। खोखले वादे हम ना करेंगे जो हम कर ही नहीं सके। उस तरह का नारा ना गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया है, ना हमें उस तरह की सीख उन्होंने दी है। उन्होंने जो हमें पढ़ाई है कि आपने सेकुलरिज्म का नारा देना है, भाईचारे का नारा देना है, आपने डेवलपमेंट का वादा देना है, आपने एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करना है, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करना है, आपने हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना है। गुलाम नबी आजाद ने करके दिखाया है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज बनाया तो जरूर है, आज जाइए उनकी हालत देख लीजिए। जो डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल तो हैं, शायद डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है, हमारा स्टाफ नहीं है, तो उस तरह का कौन उनको देखेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही कर दी, कोई इन्होंने आगे प्रोजेक्ट नहीं बनाए। तो हम ज्यादा भाषण देने से यही है, अपने भाई बहन बुजुर्ग साथियों से ये अपील करते हैं आपके जरिए कि आप लोगों का मुझे प्यार जिस तरह मिल रहा है, अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया असेंबली में जाने का, तो मैं एक आवाज बनूंगा आपकी, एक गरीब के साथ मैं खड़ा हूंगा, एक ट्रैक्टर ट्राली के वालों के साथ मैं खड़ा हूंगा, एक वो जिसको घर पानी नहीं है उसके साथ खड़ा हूंगा, एक वो जिसके घर रोड नहीं है उसके घर खड़ा हूंगा, एक वो जिसके घर अभी भी लाइट नहीं है उसके घर खड़ा हूंगा, एक वो जो बेरोजगार है, पढ़ा लिखा यूथ है, उनके साथ खड़े होंगे। और गुलाम नबी आजाद साहब एक विजनरी लीडर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अगर गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी को, गुलाम नबी आजाद साहब को मौका मिला, इस मुसीबत से, इस परेशानी से जम्मू कश्मीर को निकालने वाला एक शख्स है गुलाम नबी आजाद साहब, जिसको लोग प्यार करते हैं, जिसको लोग देखने के लिए तरसते हैं। आपके जरिए उनकी सेहत ठीक नहीं है, मैं ऊपर वाले से, भगवान से, भाई गुरु अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनकी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो। कल या परसों के वो श्रीनगर आए हैं, आपने देख ही लिया कि बड़े कमजोर हैं, कि मैं दुआ करता हूं कि उनकी सेहत ठीक हो और जल्द से जल्द हमारे जम्मू के लोगों के, खासकर बाहु कॉन्स्टिट्यूंसी, आरएसपुरा साउथ, जम्मू वेस्ट, या जो भी जहां जहां हमारे कैंडिडेट या जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो लोग उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं और उनको देखने के लिए मिलने के तरस गए हैं और उनकी दुआएं ऊपर वाले ने कबूल की है। उनकी सेहत अब थोड़ी ठीक हो गई है। तो मैं शुक्रिया आपका यही दुआ करता हूं आपके जरिए कि उनकी सेहत भी ठीक हो। और जो मुझे आपके जरिए सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि एक बार मुझे मौका दीजिए। अगर कारपोरेटर का आपने मौका दिया, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी को सताया नहीं, किसी को परेशान नहीं किया। वो लोग मुझे आज भी प्यार करते हैं। माना किसी का काम किया, किसी का नहीं किया, उनसे मैं माफी चाहता हूँ। बहुत से अधूरे काम रह गए हैं, मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में है, मैंने नोट किए हुए हैं। वो काम मैं करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आज काम पर वोट नहीं मांग रहा हूं। मैंने एक भाईचारे को मजबूत किया। जिस एरिया से मैं चुन के आया, एक भाईचारे को मजबूत किया।
आज लोग मुझे सुजमा के लोग प्यार करते हैं, सैनिक कॉलोनी के लोग प्यार करते हैं, बठिंडी के लोग प्यार करते हैं। जिस तरह का प्यार मिल रहा है उसी प्यार को लेकर हम आगे भी बढ़ेंगे। उस प्यार को लेकर आगे जम्मू कश्मीर के खासकर बाहू कंस्टिट्यूंसी के लोगों के पास जाएंगे। गुलाम नबी आजाद साहब का नाम, उनका विजन जम्मू कश्मीर के लोग तो जानते हैं, बाहू गांधी नगर कंस्टिट्यूंसी के लोगों के पास जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है लोग उनका साथ जरूर देंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ सोबत अली चौधरी साहब, जो कि डीपीएपी की तरफ से बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है कैंडिडेट हैं और अपनी बात रख रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया।